डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेज़ हिबातुर रऊफ़, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, मोशन एंड फोर्स। और आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कुलियन। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कुलियन को डिफ़ाइन करेंगे। फिर हम इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन को पढ़ेंगे, जिसमें हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिसेशन को प्रूव करेंगे। इसके बाद हम डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटीज़ आफ्टर कुलियन इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जब हम इलास्टिक एंड इलास्टिक कुलियन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जिक्र होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एक रिव्यू लेते हैं कि क्या है। एनर्जी को हम डिफ़ाइन करेंगे। हम देखेंगे कि एनर्जी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क यानी काम करने की काबिलियत को हम एनर्जी कहते हैं। हम देखेंगे किसी भी सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो कि आइसोलेटेड हो, जिसके बारे में हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो इंडिपेंडेंट होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। अब वो कंजर्व्ड कैसे रहती है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, यानी ये कन्वर्ट कैसे होगी, ये ट्रांसफ़र होगी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो सिंपल हम कहेंगे कि एनर्जी क्या है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, और एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसकी डायरेक्शन नहीं होती, और एनर्जी का यूनिट जॉउल्स ही है। चूँकि हमारा टॉपिक है कुलियन का, हम देखेंगे कुलियन में काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया जा रहा है, या तो वो कंजर्व्ड है या वो कंजर्व्ड नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम नोट करेंगे कि कुलियन में टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो हम सिस्टम कंसिडर करेंगे, उस सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। द काइनेटिक एनर्जी विल नॉट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हम कुलियन में देखेंगे काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। अगर कांस्टेंट होगी तो वो कुलियन की कौन सी टाइप होगी, अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो वो कुलियन की कोई और टाइप होगी। हम पढ़ेंगे आगे। मे बी कन्वर्टेड टू द अदर फॉर्म्स, यानी काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म्स में कन्वर्ट होगी। वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे पहले मैंने बताया, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, वो साउंड एनर्जी हो सकती है, वो हीट एनर्जी हो सकती है। हम देखेंगे कि सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी ज़ाया कर सकते हैं। अगर एनर्जी लॉस हो रही है या गेन कर रही है तो इसका ये मतलब है कि लॉस होने का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी एक एनर्जी की फॉर्म लॉस होगी वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी दूसरी एनर्जी गेन कर रही होगी। काइनेटिक एनर्जी में अगर लॉस हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही होगी। इट मीन्स कि एनर्जी को हम ज़ाया नहीं कर सकते, एनर्जी को हम पैदा नहीं कर सकते। इट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू इनटू अनदर फॉर्म। जैसे कि इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ दी हुई हैं। केमिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडिएंट को केमिकल, यानी केमिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है। रेडिएंट को हम क्या करेंगे, केमिकल, यानी प्लांट्स जो फूड बनाते हैं वो केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं, तो रेडिएंट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम थर्मल हीट एनर्जी कहते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक है कि कुलियन क्या है, व्हाट इज़ कुलियन, एन इंस्टेंस ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट और पर्सन
स्ट्राइकिंग वायलेंटली अगेंस्ट अनदर, यानी एक बॉडी का दूसरी बॉडी के साथ टकराना, इसको हम कुलियन कहते हैं। कुलियन की 3 टाइप्स हैं, इलास्टिक कुलियन, इनइलास्टिक कुलियन एंड कंप्लीटली इनइलास्टिक कुलियन। इन तीनों कुलियंस में हम ये नोट करेंगे मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करेगा, लेकिन इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगी भी और नहीं भी करेगी। अभी हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इलास्टिक कुलियंस को देखेंगे। इलास्टिक कुलियन क्या है? जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट नहीं होती या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। कि ऐसा कुलियन, दो बॉडीज आपस में टकराएंगी, टकराने के बाद अलग होंगी, तो उन दोनों बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। इसको कहेंगे इलास्टिक कुलियन, जिसकी एग्जाम्पल है माइक्रोस्कोपिक स्केल पे हम लेते हैं कुलियन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ सिलेंडर, जो कि परफेक्टली इलास्टिक कुलियन की एग्जाम्पल है। दूसरी कुलियन होगी इनइलास्टिक, जिसमें मोमेंटम को तो कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज़ लॉस्ट। वो क्यों होगी? कि जब दो बॉडीज़ आपस में टकराएंगी, टकराने के बाद अलग होंगी, तो दोनों बॉडीज़ की जो कुलियन से पहले की काइनेटिक एनर्जी थी वो कुलियन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल नहीं होगी। इट मीन्स वो एनर्जी लॉस्ट हुई है। वो एनर्जी जब लॉस्ट होगी जाएगी कहाँ? हम पहले बता चुके हैं कि सिस्टम में एनर्जी ना तो ज़ाया होगी ना ही एनर्जी पैदा होगी। इट मीन्स कि वो एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट होगी। जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है वो कन्वर्ट हो गया, या तो वो दोनों बॉडीज़ जब आपस में टकराई उससे आवाज़ पैदा हुई, ठीक है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई। साउंड एनर्जी के अलावा जब दो बॉडीज़ आपस में टकराती हैं तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो काइनेटिक एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, और टोटल सिस्टम की एनर्जी, कुलियन की कोई भी टाइप हो, इलास्टिक कुलियन हो, इनइलास्टिक कुलियन हो, हर टाइप में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स करेगा, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगी लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी में कमी आई वो सारी कमी साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओवरऑल सिस्टम पे होल्ड करेगा। तो इनइलास्टिक कुलियन की एग्जांपल क्या होगी? इनइलास्टिक कुलियन की एग्जांपल होगी आपके पास बिलियर्ड बॉल्स की और एयर ट्रैक या टेबल ग्लाइडर्स की, जो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं। माइक्रो स्मॉल बॉडीज़ जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल होते हैं, जिनका मैस बहुत स्मॉल होता है। और मैक्रोस्कोपिक कुलियन किसको कहते हैं? यानी जितने भी मैक्रोस्कोपिक कुलियंस होंगे वो सारे के सारे इनइलास्टिक होंगे। मैक्रोस्कोपिक यानी बड़ी बॉडीज़, हैवी बॉडीज़, जैसे कार्स हो गई, बॉल्स हो गई या हैवी बॉल्स हो गई, ट्रक, दो ट्रक्स का आपस में टकराना, दो कार्स का आपस में टकराना, ठीक है, दो पर्सन्स का आपस में टकराना, ये आपके पास मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ होंगी। परफेक्टली इलास्टिक कुलियन कौन सा होगा? जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगी, लेकिन दोनों बॉडीज़, यानी एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के साथ जाके टकराएगी, टकराने के बाद वो उसके साथ स्टिक कर जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कुलियन के बाद वो दो बॉडीज़ नहीं रहेंगी, वो एक बॉडी बन जाएगी, यानी बॉडीज़ स्टिक टुगेदर आफ्टर द कुलियन। तो इनइलास्टिक कुलियन की दो हमने टाइप्स देखी। एक में हमने देखा दोनों बॉडीज़ आपस में टकराएंगी, टकरा के अलग हो जाएंगी, उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का लॉस्ट होगा। वो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो कहाँ जाएगा? वो साउंड और हीट एनर्जी में या किसी और फॉर्म एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक कुलियन में, परफेक्टली इनइलास्टिक कुलियन में क्या होगा? मोमेंटम चूँकि हर तरह के कुलियन में कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी
और इसमें एक डिफरेंस ये है परफेक्टली इलास्टिक इनइलास्टिक कुलियन में कि बॉडीज़ जो हैं कुलियन के बाद स्टिक टुगेदर आफ्टर द कुलियन। ये आपके सामने अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है इलास्टिक कुलियन की। अ कुलियन इन विच द टोटल मोमेंटम एंड द टोटल एनर्जी आर कंजर्व्ड इज कॉल्ड एन इलास्टिक कुलियन। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी लिखा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्म, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की भी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है। ये पहली आपके पास जो इक्वेशन है m1v1i प्लस m2v2i इज इक्वल टू m1v1f प्लस m2v2f। इसमें देखें ये दोनों बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन मोमेंटम को बताया हुआ है। इट मीन्स के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स कर रहा है। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², 1/2 mv²। तो दूसरी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की है, यानी काइनेटिक एनर्जी की है, हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2i²। ये बिफोर कुलियन एनर्जी है जो कि इक्वल होगी हाफ m1v1f², f फाइनल वेलोसिटी के लिए है, प्लस हाफ m2v2f²। यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन इज इक्वल टू आफ्टर कुलियन, यानी एनर्जी कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक कुलियन में क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कुलियन या इन इलास्टिक कुलियन ऐसा कुलियन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होल्ड्स नहीं करेगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स करेगा। इन इलास्टिक कुलियन की एक ये एग्जांपल है। इसमें देखें एक बॉल है आपके पास जो हाइट h1 पे है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, इसमें देखें ये जो बॉल है हाइट h1 पे है। बॉल को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा, नीचे आएगी, ज़मीन के साथ टकराएगी, टकरा के दोबारा रिबाउंड होगी। जब रिबाउंस होकर दोबारा वापस जाएगी तो आप देख सकते हैं तो वो सेम हाइट पे नहीं पहुंची, उसकी हाइट डिक्रीज़ होगी h2। अब ये हाइट क्यों डिक्रीज़ हुई कि जब बॉल हाइट h1 पे थी तो उस वक्त उसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी, बॉल को नीचे फेंका गया, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई। जब बॉल नीचे आएगी तो उसकी एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और बॉल ज़मीन के साथ टकराएगी, आवाज़ पैदा होगी, वो साउंड एनर्जी होगी, और उसके साथ साथ उसमें हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। फिर रिबाउंस करेगी, रिबाउंस करके जब वापस जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो पहले हाइट h1 थी वहाँ तक नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और हाइट h2 होगी। ये हाइट आप देख सकते हैं h2 लेस देन h1 है, मीन्स इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का। अब हमने देखा वो एनर्जी लॉस होते हुए कहाँ गई, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में और कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये थी इसकी एग्जांपल इन इलास्टिक कुलियन की। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन, जिसमें हमने प्रूव करना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ रिसेशन। हम क्या करेंगे, हम एक सिस्टम कंसिडर करेंगे। वो सिस्टम क्या होगा, वो सिस्टम ऑफ बॉल्स होगा जिसमें दो बॉल्स होंगी। पहली बॉल होगी m1 जिसका मैस m1 होगा, दूसरी बॉल होगी जिसका मैस m2 होगा। m1 बॉल v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, m2 बॉल v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। हम यहाँ देखेंगे जो कंडीशंस हैं या जो सिस्टम की है जिसमें हमने बॉल्स को कंसीडर किया है, उस सिस्टम में हम देखेंगे जो बॉल्स ली वो स्मूथ बॉल्स होंगी और ऐसी बॉल्स होंगी जब वो मूव करेंगी वो रोटेट करते हुए मूव नहीं करेंगी, यानी घूमते हुए आगे नहीं जाएंगी, सिंपल आगे की तरफ मूव करेंगी। नॉन रोटेटिंग बॉल्स लेनी है और स्मूथ बॉल्स लेनी है ताकि जब वो मूव करें उनकी वेलोसिटी मूव करते हुए डिक्रीज़ ना हो, बल्कि उनकी वेलोसिटीज़ कुलियन के बाद उसमें तब्दीली आए। दोनों बॉल सेम लाइन में एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। आप देख सकते हैं एरो के निशान सेम साइड पे दिए हुए हैं। दोनों बॉल्स टकराती हैं, एक बॉल दूसरी बॉल पे फोर्स लगाएगी, बॉल 2 बॉल 1 पे फोर्स लगाएगी, इसको हम कुलियन कहेंगे। कुलियन के बाद दोनों बॉडीज़ अलग होंगी। जब अलग होंगी तो दोनों बॉल्स का मैस सेम रहेगा, m1 भी सेम मैस के साथ होगी, m2 भी सेम मैस के साथ होगी, लेकिन कुलियन के बाद वेलोसिटीज़ चेंज होंगी। v1 वेलोसिटी v1 डैश में चेंज हो जाएगी, v2 वेलोसिटी v2 डैश, हम इसको v1 प्राइम भी बोलते हैं, v1 डैश भी बोलते हैं, v2 प्राइम भी बोल सकते हैं, v2 डैश भी बोल सकते हैं। मीन्स हमारे पास
दो बॉल्स थी नॉन रोटेटिंग स्मूथ बॉल्स थी। इनिशियल वेलोसिटीज़ उनकी v1 और v2 थी। कुलियन के बाद उनकी वेलोसिटीज़ v1 डैश और v2 डैश होगी। और कुलियन के बाद भी दोनों बॉडीज़ सेम लाइन ऑफ मोशन में मूव करेंगी, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इट मीन्स कि जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी, जो कि v1 से v1 प्राइम, v2 से v2 प्राइम में चेंज हो जाएगी। Consider two smooth, non-rotating balls of masses m1 and m2 moving initially with velocities v1 and v2 respectively in the same direction. They collide and after collision they move along the same straight line without rotation. कुलियन के बाद भी वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी। ऐसा नहीं है कि दोनों बॉल्स आपस में टकराएंगी और टकराने के बाद वो रोटेट करना शुरू हो जाएंगी, यानी घूमना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमने बॉल्स ऐसी ली हैं जो स्मूथ हैं और वो रोटेट करेंगी ही नहीं। एक आइडियल केस ली है। लेट देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कुलियन बी v1 प्राइम एंड v2 प्राइम रिस्पेक्टिवली। अब दोनों का कुलियन परफेक्टली इलास्टिक है, तो हम देखेंगे इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स करेगा। हमारे पास इक्वेशन होगी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, आफ्टर कुलियन मोमेंटम होगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होल्ड्स करेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी क्योंकि कुलियन हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन को अगर हम देखें m1 v1 प्लस m2 v2, तो हम इन दोनों इक्वेशंस में m11 वाली वैल्यूज़ जो हैं वो एक साइड पे ले आएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली इक्वेशन हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। अब हम इन इक्वेशंस को रीराइट करेंगे। रीराइट कैसे करेंगे कि हाफ जो पीछे वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में लास्ट इक्वेशन में हम देखेंगे दोनों साइड से हम हाफ कॉमन लेंगे और उसको कैंसिल कर देंगे। इस साइड से भी 1/2 को कॉमन ले लेंगे और इक्वल के इस साइड से भी हम 1/2 को कॉमन ले लेंगे और दोनों साइड से हम हाफ को कैंसिल कर देंगे। और हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। अगेन हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को रीराइट करेंगे। m1 v1 वाली वैल्यूज साइड पे ले आएंगे, v2 वाली वैल्यूज़ एक साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन को रीराइट करने के बाद आएगा m1 v1 स्क्वायर माइनस m2 v1 प्राइम स्क्वायर और दूसरी साइड पे हमारे पास m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर, यानी v1 वाली वैल्यूज़ एक साइड पे आ गई, v2 वाली वैल्यूज़ एक साइड पे आ गई। अब इस इक्वेशन में से हम इसको हम m1 और m2 के अकॉर्डिंग लिखेंगे। हम m1 वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लेके जाएंगे, m2 वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लेके जाएंगे और यहाँ से m1 को कॉमन ले लेंगे। हमारे पास आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज़ इक्वल टू, और इसमें से हम m2 को कॉमन लेंगे। हमारे पास आ जाएगा v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। आपने मैथ्स में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, आप पढ़ चुके हैं। ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। अब ये वाला फार्मूला हम पुट करेंगे इसी के ऊपर, इन इक्वेशंस पे, इन दोनों पे, और हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम इंटू v1
प्लस V1 प्राइम इज इक्वल टू यानी A माइनस बी इंटू A प्लस बी वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे हम मोमेंटम वाली इक्वेशन से। मोमेंटम वाली कौन सी इक्वेशन है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमारे पास ये मोमेंटम वाली इक्वेशन है जिसको हमने रीराइट किया था। रीराइट करके हमने इसमें m1 v1 यानी m1 वाली वैल्यूज़ एक साइड पे ले आए थे और m2 वाली एक साइड पे ले आए थे। इसी इक्वेशन में से हम फिर m1 को कॉमन लेंगे तो v1 माइनस v1 प्राइम आ जाएगा। इसी में अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें से m1 कॉमन ले लेंगे, इसमें से m2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा, इस साइड पे रह जाएगा v1 माइनस v1 प्राइम इंटू m1 और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा m2 को हम कॉमन लेंगे और हमारे पास अंदर रह जाएगा v2 प्राइम माइनस v2। ठीक है, और इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 कहें, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कहें और जो एनर्जी की इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 3 जिसको फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी ये। अब इक्वेशन नंबर 3 यानी ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 3 को आप इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, एक ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 1, दोनों को डिवाइड किया, m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, v1 माइनस v1 प्राइम से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। हमारे पास एक ये इक्वेशन बचेगी और एक ये इक्वेशन बचेगी और उसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2 और इसी इक्वेशन को रीराइट करेंगे। v1 प्राइम वाली एक साइड पे ले जाएंगे, बगैर प्राइम की एक साइड पे आ जाएगी, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम और रीअरेंज करके हम इसको लिख सकते हैं v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। अब इसको रीअरेंज करेंगे, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास अंदर आ जाएगा v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम और ये हमारे पास इक्वेशन है। वेलोसिटीज़ आ जाएंगी, इस वेलोसिटी को हम कहेंगे, ये वेलोसिटीज़ बगैर प्राइम के हैं और हमने जब कंसिडर की थी बॉडीज़ हमने देखा था इनिशियल वेलोसिटीज़ v1 और v2 थी और कुलियन के बाद जो वेलोसिटीज़ थी वो v1 प्राइम और v2 प्राइम थी। तो हम कह सकते हैं बिफोर कुलियन जो वेलोसिटीज़ हैं वो किसके इक्वल हैं, वो आफ्टर कुलियन। कैसे, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और इन वेलोसिटीज़ को कहेंगे हम वेलोसिटीज़ ऑफ रिसेशन। सो हम कह सकते हैं जो लास्ट इक्वेशन हमने निकाली v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस इंटू v1 प्राइम माइनस v2 डैश या प्राइम, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, क्या कंक्लूजन दे रही है, दिस इक्वेशन शोज डैट relative velocity before collision is equal to the relative velocity after collision but opposite in direction। जो नेगेटिव का साइन है वो ये बताएगा पहले वाली वेलोसिटी से उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिसेशन। ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक रिव्यू ले लेते हैं कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलियन में डिफरेंस क्या है। इलास्टिक कुलियन टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, इन इलास्टिक कुलियन में भी टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। इलास्टिक कुलियन में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन इन इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इलास्टिक कुलियन में फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं और कंजर्वेटिव फोर्सेस, जोन सी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी वो कंजर्वेटिव होंगी। इन इलास्टिक फोर्सेस में कुलियन में जितनी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी वो सारी की सारी नॉन कंजर्वेटिव होंगी। इलास्टिक कुलियन में मैकेनिकल एनर्जी जो है वो डिसिपेट नहीं होती क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस ही नहीं होता, किसी किस्म की कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होती, ज़ाया नहीं होती, यानी ट्रांसफॉर्म नहीं होती।
लेकिन इन इलास्टिकुलिन में डिसिपेट होती है। वो डिसिपेट होकर जाती कहाँ है, वो हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, या साउंड एनर्जी में, या पोटेंशियल एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये था आपके पास इलास्टिक और इन इलास्टिकुलिन में डिफरेंस, इलास्टिकुलिन की टाइप्स, और फिर इलास्टिकुलिन इन वन डायमेंशन। हमने देखा वन डायमेंशन से क्या मुराद है कि दोनों बॉल्स एक ही डायरेक्शन में रही हैं, बॉल्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। वन डायमेंशन से मुराद सिंपल या एक्स एक्सिस पे वो बॉल्स मूव करेंगी, या वाई एक्सिस पे मूव करेंगी, या लीनियर मोशन यानी सिंपल एक ही लाइन में मूव करेंगी, लाइन ऑफ मोशन उनकी सेम रही। सो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू।